मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में सर कॉन्सेप्ट लिखो बैंकिंग। हाँ, यहाँ लिखा है बैंक ड्यू टू लैपटॉप। बैंकिंग में हमारे दो तरह के बैंक्स आते हैं। एक हमारा फर्स्ट वन होता है कॉमर्शियल बैंक्स, और एक हमारा सेकंड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल बैंक। दो तरह के बैंक होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक और एक आरबीआई, जिसे सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। सपोज करो कोई कस्टमर है, उसको अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो करवाएगा कॉमर्शियल बैंक में। कौन से बैंक में कराएगा? कॉमर्शियल बैंक में। कॉमर्शियल बैंक फॉर एग्जांपल जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, आईडीएफसी बैंक हो गए। दीज ऑल आर द कॉमर्शियल बैंक्स। तो जो कस्टमर है ना, वो बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, मतलब बैंक में अपना पैसा जमा करेगा, डिपॉजिट। और वो कॉमर्शियल बैंक से, वो किससे डील करता है? कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक से क्या लेगा? अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो कॉमर्शियल बैंक से क्या लेगा? लोन रिसीव करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, ये डील करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक को अपना पैसा डिपॉजिट करना है तो कॉमर्शियल बैंक आगे कहाँ पे डिपॉजिट करता है? आरबीआई में। और अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो भी लोन किससे लेता है? आरबीआई से लेता है। मतलब नॉर्मल पब्लिक हम लोग किससे डील करते हैं? कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक आगे किससे डील करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब ये बना लेना। उसके बाद अब हमारा मेन टॉपिक आता है इसमें। सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक्स में फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। आरबीआई नहीं, बच्चे ना यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। अभी रिजर्व बैंक के नहीं, पहले फंक्शन पढ़े हैं कॉमर्शियल बैंक के, रिजर्व बैंक के बाद में पढ़ेंगे। तो लिखो। अब देखो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस हमारे, इसमें लिखो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस में प्राइमरी फंक्शंस, जैसे मनी का प्राइमरी फंक्शंस होते थे। और नेक्स्ट वन लिखो सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अभी देखो जो बैंक होता है ना, उसका मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो प्राइमरी फंक्शन दो ही हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। कस्टमर से पैसा लेना और आगे कस्टमर्स को लोन देना। तो प्राइमरी फंक्शन एडवांसिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में लिखो दो तरह के सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट सुना है किसी ने? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और एक होता है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये नहीं पढ़ा होगा ये चैप्टर, क्योंकि डिलीट हो गया सीबीएसई से। आईएससी में तो है, सीबीएसई में डिलीट हो गया। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो क्या करता है? पब्लिक से पैसा लेता है और उसके बदले इंटरेस्ट देता है। तो इसमें ये लिख लेना, कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, बैंक accepts deposit from public in the form of करंट डिपॉजिट्स। जो करंट अकाउंट ओपन होता है उसे क्या कहते हैं? करंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन ओपन कराते हैं उसमें कौन सा डिपॉजिट जाता है? करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट पता है किसी को? जैसे जब सैलरी आती है ना, वो कौन से अकाउंट में आती है? सेविंग अकाउंट में आती है, वो करंट अकाउंट में नहीं आती है, ठीक है। और एक हमारा होता है थर्ड वन इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तो पता होगा, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जैसे 5 साल के लिए कराया, 4 साल के लिए कराया, ठीक है। तो बैंक क्या करता है? पब्लिक से पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और बदले में इंटरेस्ट देता है। उसके बाद हमारा आता है एडवांसिंग ऑफ लोन। इसमें क्या आएगा? कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड्स
loans to the public, provides loan to the public in the form of लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स अकाउंट्स में पड़ा होगा 1 साल से ज़्यादा, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब अप टू 1 ईयर के लिए जो लोन दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ये बिजनेसमैन को मिलती है करंट अकाउंट पे। सपोज करो हमें 20 lakhs विड्रॉ करना है, लेकिन हमारे अकाउंट में 15 lakhs है, तो हम 20 लाख विड्रॉ कर लेते हैं और 5 लाख विद इंटरेस्ट बाद में पे करते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, provided by commercial banks to overdraw the amount and repay with interest, to overdraw the amount and repay with interest। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक के? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, सेकेंडरी में ओवरड्राफ्ट, और दूसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये थोड़ा ध्यान से समझना, स्टार लगा रहा हूँ मैं इसमें। वैसे इस सिलेबस में अब है नहीं, पहले अकाउंट्स में हुआ करता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, लेकिन अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिलीट हो गया। एक बार से समझ लो क्या होता है ये। क्रेडिट सेल तो पता है ना सबको, जैसे ए ने बी को क्रेडिट पर सेल किया, 2 लाख रुपए की सेल्स है, ठीक है, 2 लाख रुपीज की सेल है। अब अब क्रेडिट सेल करिए 2 लाख रुपए की। अब ये ना इसके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है, जो सेलर है ना वो परचेजर के ऊपर क्या ड्रॉ करता है, एक बिल ड्रॉ करता है, जिसे कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, 3 महीने की क्रेडिट सेल थी, इसका मतलब 3 महीने बाद ये इसे पे करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स बी से पे करेगा। लेकिन ए को क्या हुआ, पैसे की जरूरत पड़ी 10 दिन बाद, ए को पैसे की जरूरत पड़ी सेल करने के 10 दिन बाद। इसके पास ये बिल तो है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसने बी को कहा कि साइन करके मेरे को वापस दे दे, तो बी साइन करेगा और साइन करके ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वापस दे देगा। समझ आ रहा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया सेल करते टाइम, जिसने परचेज किया उसके ऊपर, और वो साइन करके वापस कर देगा। अब इसके पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, तो ये बैंक के पास गया, इसने बैंक को कहा कि मेरे पास ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसके ऊपर 2 लाख रुपए आने हैं 3 महीने बाद, लेकिन मेरे को अभी पैसों की जरूरत है, तो आप मुझे क्या करो, अभी 2 लाख रुपए दे दो, उसमें से जो आपके चार्जेस बन रहे हैं वो डिडक्ट कर लो। जैसे कि बैंक ने कहा ठीक है हम 1,95,000 अभी दे देते हैं, 5,000 हमारे क्या है, डिस्काउंटिंग चार्जेस है, 5,000 हमने क्या कर लिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर लिया। अब बैंक से पैसे लेंगे तो बैंक कुछ तो चार्जेस काटेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर दिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं कि हमने सामने वाले को सेल करी, उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने साइन करके दे दिया, अब 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, लेकिन हमारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। हम बैंक के पास गए कि भाई हमें पैसों की जरूरत है, हमें तो 3 महीने बाद मिलेंगे, हम अपने बैंक से कहते हैं कि तुम हमें दे दो, तुम हमें अभी पैसे दे दो। हमने क्या करा लिया, बिल को डिस्काउंट करा लिया। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ आया? तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसमें लिखना बैंक प्रोवाइड्स, बैंक का मतलब है कॉमर्शियल बैंक, बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग, द फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग bills of exchange, the facility of discounting bills of exchange before the maturity date। मैच्योरिटी डेट कब होगी, जैसे हमारे एग्जांपल में 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट होगी, 3 महीने बाद, लेकिन हमने क्या किया, पहले ही डिस्काउंट करा दिया। तो कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है, और दूसरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हो सकता है ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एमसीक्यू में दे दे कि ये कौन से फंक्शन की बात कर रहा है, इसलिए लेमैन लैंग्वेज में पता होना चाहिए।
प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन के बाद कॉमर्शियल बैंक्स के, कौन सा बैंक पढ़ रहे हैं? कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई के साथ कंफ्यूजन हो गया इसलिए बार बार कह रहा हूँ कॉमर्शियल बैंक। अब इसके एजेंसी फंक्शंस, ये कई बार आता है। कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी पूछे तो लोन देना, डिपॉजिट लेना, और सेकेंडरी पूछे ओवरड्राफ्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग। अब वो लेकिन अगर पूछ ले कॉमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन बताओ, एजेंसी फंक्शन, तो कॉमर्शियल बैंक एज एन एजेंट वर्क भी करता है, एज एन एजेंट भी वर्क करता है। जिसमें पहला आएगा हमारा, फर्स्ट वन आएगा ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। अब देखो, हमें एक जगह से दूसरी जगह किसी को पेमेंट करनी है या दूसरे पर्सन को पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो बैंक के थ्रू करी जा सकती है ना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, यूपीआई करी जा सकती है। तो बैंक, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ए को बी को पैसे देने हैं, तो बीच में बैंक आएगा ना, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक के थ्रू जाएगा पैसा, तो इसे कहते हैं बैंक वर्क करता है एज एन एजेंट। बैंक वर्क करता है एज एन एजेंट बिटवीन ए एंड बी। समझ आया? समझ आया? ट्रांसफर ऑफ फंड्स में लिखो, banks provide the facility of transfer of funds from one place to another, one place to another या one person to another। नेक्स्ट लिखो एजेंसी फंक्शंस में, परचेज एंड सेल ऑफ, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो कैसे याद करना, उसमें परचेज एंड सेल है दोनों में, थर्ड में भी परचेज एंड सेल आएगा। सेकंड में परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स पता है किसी को? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। अब सपोज करो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या है, इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इंडिया में इंपोर्ट और फॉरेन में एक्सपोर्ट। तो अगर हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसए को रुपीस थोड़ी देंगे, यूएसए में क्या चलता है, डॉलर चलता है, तो हम क्या करेंगे, डॉलर देंगे। अब ये हमारा रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट कौन करेगा, हमारा बैंक करके देगा। बैंक के अपने फॉरेक्स होते हैं, हर बैंक का नहीं होता लेकिन मैक्सिमम बैंक्स के अपने फॉरेक्स होते हैं, फॉरेक्स डिपार्टमेंट, और वो क्या करते हैं, करेंसी को कन्वर्ट करके देता है। तो करेंसी को कन्वर्ट करने का काम भी किसका है, कॉमर्शियल बैंक्स का है। तो इसमें लिखो सम कॉमर्शियल बैंक्स, some commercial banks are authorized by Reserve Bank of India, are authorized by Reserve Bank of India to deal in foreign exchange, to deal in foreign exchange। नेक्स्ट लिखो थर्ड वन, थर्ड है सेम, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अब सपोज करो मिस्टर ए को अपने शेयर्स बाय करने या सेल करने, बीएससी या एनएससी से अपने शेयर बाय करने या सेल करने, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। अब सपोज करो ए को अपने शेयर्स कुछ खरीदने और कुछ बेचने, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेगा, लेकिन उसमें भी पैसा कहाँ से आएगा जाएगा, कॉमर्शियल बैंक में, उसके जिस बैंक में पैसा है वहीं से आएगा और जाएगा। तो ध्यान रखना, बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स। अब नेक्स्ट लिखो फोर्थ वन, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। अब देखो इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी बैंक्स भी कभी कभी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब एक नया टैक्स लॉ आया था कि अगर 12 लाख तक किसी की इनकम है और कुछ डिडक्शंस होती है एटीसी वगैरह की, वो अगर डिडक्शन नहीं ले रहा है तो उस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
तो अगर किसी कस्टमर को नहीं पता है तो उसका जो कॉमर्शियल बैंक है जहाँ पे उसका अकाउंट ओपन है, वो वाले वहाँ पे भी इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देते हैं कि 12 लाख तक की इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं है। वैसे तो नॉर्मली वैसे ये बैंक कम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो टैक्स से रिलेटेड कोई कंप्लायंस पूछना चाहे तो अपने कॉमर्शियल बैंक से भी पूछ सकते हैं। तो लिखो बैंक्स प्रोवाइड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, लेकिन इनकम टैक्स कंसल्टेंसी टू देयर कस्टमर्स ओनली। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो सड़क पे चलते हुए किसी को भी इनकम टैक्स कंसल्टेंसी दे रहे हैं। सिर्फ किसको देंगे? जो उनके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है। क्योंकि बैंक के पास जितना भी रिकॉर्ड होता है ना, वो सारा का सारा इनकम टैक्स के पास भी जाता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कि टैक्स सही में पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है फिफ्थ वन। अब देखो, जब भी हम कभी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक अकाउंट ओपन करने का जो फॉर्म होता है उसमें एक कॉलम आता है जिसमें कहते हैं नॉमिनी। नॉमिनी का आता है ना कॉलम, कि अगर सपोज करो जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है उसकी डेथ हो जाए, तो जो उसके बैंक में पैसा है वो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जिसका नाम एज ए नॉमिनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिख लो ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। फिफ्थ पॉइंट है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। और कुछ एक सुना होगा विल कहते हैं, जिसे वसीयत भी कहते हैं। तो जो विल होती है ना कस्टमर्स की, वो भी बैंक अपने पास प्रिजर्व करके रखता है कि अगर इस किसी पर्सन की डेथ हो गई तो जिसका नाम विल पे लिखा है, जिसका नाम विल पे लिखा है उसको वो पैसा दे दिया जाएगा, चाहे वो बेटा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। ठीक है, तो ट्रस्टी का काम और एग्जीक्यूटर का काम भी कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। तो लिखो कॉमर्शियल बैंक्स प्रिजर्व द will of their customers, will of their customer as trustee, as trustee जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं बैंक पे, एंड एग्जीक्यूट देम। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना। एग्जीक्यूट देम आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ देयर कस्टमर। जब कस्टमर की डेथ हो जाती है तो जिसका नाम लिखा है उसको वो पैसे मिल जाते हैं जो बैंक अकाउंट में होते हैं। ना कई बार आता है एजेंसी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, उसके बाद इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी, और उसके बाद ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव। अब कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी, सेकेंडरी और एजेंसी फंक्शन हो गए। अब लिखो जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये भी कभी कभी अलग से आ जाता है। जनरल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल। जनरल यूटिलिटी फंक्शन देखा होगा कि सपोज करो किसी के घर में बहुत ज़्यादा गोल्ड है, तो कहीं चोरी ना हो जाए इस चीज़ का डर रहता है, तो वो बैंक के लॉकर में उसको डिपॉजिट कर देता है। तो पहला यूटिलिटी फंक्शन आएगा लॉकर फैसिलिटी। तो इसमें लिखो कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड्स, कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ, द फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स टू कीप देयर वैल्यूएबल्स देयर, टू कीप देयर वैल्यूएबल्स देयर फंक्शन है। अब देखो सपोज करो किसी को 10 करोड़ रुपए लेके जाने हैं, ट्रेन में लेके जाने हैं। हाँ, तो वो कैश के थ्रू लेके जाएगा तो चोरी होने का डर है। तो ट्रैवल करते हुए जो वो चेक लेके चला रहेगा तो चोरी होने के चांसेस कम है। तो उसे कहते हैं ट्रैवलर्स चेक। चेक ही होता है, बस जो ट्रैवलिंग करते टाइम यूज करते हैं उसे कहते हैं, उसका नाम रखती है ट्रैवलर्स चेक। तो कॉमर्शियल बैंक्स इशू, जैसे ही हम बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं चेकबुक आ जाती है ना, तो कॉमर्शियल बैंक्स इशू ट्रैवलर्स चेक issues traveler check to their customers
to their customers to avoid risk of taking cash, to avoid risk of taking cash during their journey. अब नॉर्मली तो पता है बहुत 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तो इंसान तभी लेके जाएगा जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रहा हूँ। तो जर्नी का मतलब यहाँ पे घूमना नहीं है, जर्नी का मतलब बिजनेस पर्पस। ठीक है, सपोज करो ए ने बी को गुड्स एक्सपोर्ट करे, ए ने बी को गुड्स एक्सपोर्ट करे। अब बी को गुड्स एक्सपोर्ट करें तो इसका मतलब पेमेंट किसे मिलेगी, ए को मिलेगी। बी ए को क्या करेगा, पे करेगा। बी इंडिया का है, सॉरी ए इंडिया का है और बी जो है वो यूएसए का। ठीक है, अब अगर इसके पास पैसा नहीं है, सपोज करो इसने कर दिए 5 करोड़ के एक्सपोर्ट कर दिए गुड्स, 5 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए। अब इसके पास पैसा नहीं है तो ये तो बेचारा डूब जाएगा जो इंडिया में मिस्टर है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो बैंक है, सपोज करो इसका जो बैंक है XYZ लिमिटेड है और ए का जो बैंक है वो ABC लिमिटेड है या SBI ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वाला बैंक इसके बैंक को गारंटी देगा, इंडिया वाले जो ए है उसके बैंक को SBI को क्या देगा, गारंटी देगा कि ये अगर 5 करोड़ रुपए आपको पे नहीं कर रहा है, ये अगर आपको 5 करोड़ रुपए पे नहीं कर रहा है तो उस केस में हम आपको पे कर देंगे। उसे कहता है LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट। जब भी फॉरेन ट्रांजेक्शन होती हैं तो फॉरेन में जो बैंक होता है जिससे पैसा आना है, जिसके अकाउंट से पैसा आना है, वो कहता है कि अगर हमारे कस्टमर ने नहीं दिया तो उसके बिहाफ पे हम पे कर देंगे। अब बाद में वो जैसे मर्जी वसूल करता रहे उनसे। ठीक है, तो लिखो कॉमर्शियल बैंक्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस करता है उसमें नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, इसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट LOC। और ध्यान रखना ये इंडिया पाकिस्तान वाला LOC नहीं है, ये है लेटर ऑफ क्रेडिट। इससे क्या होता है, जिसने एक्सपोर्ट किया है उसको सेफ्टी मिल जाती है, गारंटी मिल जाती है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखो कॉमर्शियल बैंक्स इश्यूज लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स, लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस, टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस। अब देखो ना यहाँ पे मिस्टर बी का बैंक है XYZ लिमिटेड, XYZ बैंक है, उसने उसकी गारंटी दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैंक का बी के ऊपर भरोसा है। मतलब बी का जो सिबिल स्कोर कहते हैं या जिसे हम कह सकते हैं क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस पड़ा होगा एबिलिटी टू रीपे, कहीं ना कहीं वो क्या होगी, अच्छी होगी। मतलब जब भी कभी बी ने पेमेंट करनी होगी टाइम पे कर दी होगी, इसीलिए उसके बैंक ने क्या दिया, गारंटी दी। तो इससे सामने वाले पर्सन की क्या सर्टिफिकेशन होती है, क्रेडिट वर्दीनेस सर्टिफाई होती है। इसमें फोर्थ पॉइंट लिखो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, अब जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे हमारा पंजाब नेशनल बैंक है सपोज करो, तो उसके पास बैंक की पास जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स की स्टैटिस्टिक्स होता है, डेटा होता है कि 10 साल में हमारे पास कितना पैसा आया, पिछले साल बैंक में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, पिछले साल इंडिया के टोटल बैंक में कितना पैसा आया और कितना पैसा विड्रॉ हुआ, उससे पिछले साल 2023 में कितना पैसा डिपॉजिट में आया और कितना लोन दिया, ये सारी स्टैटिस्टिक्स होती है। तो बैंक क्या करता है, कलेक्ट करता है जो भी स्टैटिस्टिक्स होती है पैसे के लेन देन से रिलेटेड, बैंक में जितना भी पैसा आता है जाता है ये सारा बैंक के पास होता है। तो बैंक कलेक्ट, और ये गूगल पे भी मिल जाता है। नहीं ये काम RBI का नहीं है, कॉमर्शियल बैंक्स का काम है। कॉमर्शियल बैंक के पास डेटा है ना, सपोज करो 70 कॉमर्शियल बैंक है देश में, तो 70 कॉमर्शियल बैंक में किसी में ज्यादा पैसा किसी में कम पैसा आया गया तो सब मिलके अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे। बैंक कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा 11th में, ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये थे हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन। कौन कौन से होते हैं,